जय हिंद साथियों, मैं भूपेश राजपूत आप सभी का द सक्सेस डिजायर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाई आपकी सुपर टेट स्पेशल सुपर टेट के लिए एक सीरीज चल रही थी 500 प्लस एमसीक्यू की, जिसमें आपके कुछ क्वेश्चन पहले हो भी गए थे, उससे आगे स्टार्ट करेंगे। और तैयारी हमारी इस बार इस तरीके से लेके चल रहे हैं कि आपको सभी क्वेश्चन वहीं से मिल जाए। लेकिन साथ ही साथ जो सी टेट वाले हैं, ऑफलाइन बैच वाले बच्चे, उन्होंने कहा कि सर कुछ क्वेश्चन हमारे भी लेके आए साथ में। तो इस बार जो हमारा क्वेश्चन लेके आए हैं हम, उसमें सी टेट और सुपर टेट दोनों को ही ध्यान में रखते हुए बनाया गया। लेकिन स्पेशल ये सुपर टेट के लिए ही है। अभी भी वही बात कहूंगा, स्पेशल ये सुपर टेट वालों के लिए है। आप ध्यान से समझते हुए क्वेश्चन को चलेंगे ज्यादा बेहतर है। ध्यान से समझेंगे। देखो कुछ क्वेश्चन ये हमारे पहले हो गए थे, जिसने नहीं देखा पुराने क्वेश्चन वो पहली वीडियो में जाएं और जरूर देखें, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता से पिछली बार जो पहले सुपर टेट हुआ था उसमें 2 क्वेश्चन आए थे, अर्थात 2 नंबर आपके बनने ही बनने हैं। तो पहली वीडियो में व्यक्तिगत भिन्नता से जितने अच्छे क्वेश्चन बन सकते थे वो सब मैंने उसमें डाले थे। तो आप सबसे पहले पहली वीडियो को देखें जिसमें एमसीक्यू कराए हैं, उसमें से आपके सुपर टेट में पूरे चांसेस हैं 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पूरे फंस जाएंगे, इसलिए ध्यान से जाकर जरूर देखें। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे। एक एक क्वेश्चन को समझना है और अच्छे से समझना है। सबसे पहला ही क्वेश्चन है हमारा आज का कि निम्न में से शरीर वैज्ञानिक कौन है। समझना है, निम्न में से शरीर वैज्ञानिक कौन थे ये बताना है। तो ऑप्शन हमारे पास 4 हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें चारों ऑप्शन को ही समझ के चलना है भाई। ये नहीं कि आपको आंसर पता है तो ठीक है, नहीं, जो नहीं पता उसका भी देखना है। सबसे पहला ही ऑप्शन है आपका स्किनर। तो भाई स्किनर की मैं बात करता हूं तो स्किनर महोदय अमेरिका के निवासी थे। स्किनर महोदय कहां के निवासी थे? अमेरिका के। ये एक मनोवैज्ञानिक भी थे, ये एक आविष्कारक भी थे, और साथ ही साथ ये कौन थे? सामाजिक दार्शनिक थे। कौन? स्किनर महोदय। तो इसका आंसर ये नहीं कि आप सीधा ही जाके आंसर पावलोव लगा दें, नहीं, आपको चारों ऑप्शन को समझना पड़ेगा। कि हो सकता है इस बार ये ना पूछ के स्किनर को पूछ ले, तो एक एक चीज को समझेंगे कि स्किनर कौन थे। भाई स्किनर अमेरिका के निवासी थे, ये एक मनोवैज्ञानिक थे, साथ ही साथ ये एक व्यवहारवादी भी थे, और साथ ही साथ ये कौन थे? सामाजिक दार्शनिक थे। बात फाइनल हो गई। दूसरी बात, अब मैं बात करता हूं फ्रोवेल की। तो फ्रोवेल को सब जानते हैं, कहां के थे भाई? ये सब जानते होंगे कि कहां के थे। ये थे जर्मनी के। तो फ्रोवेल कहां के निवासी थे? जर्मनी के। और कौन थे भाई? तो फ्रोवेल जो थे वो एक शिक्षा शास्त्री थे। फ्रोवेल कौन थे? शिक्षा शास्त्री। और साथ ही साथ जो मोस्ट पॉइंट यहां से बनता है फ्रोवेल का, वो ये है कि फ्रोवेल जो थे ये पेस्टालोजी के शिष्य थे। अर्थात फ्रोवेल कौन थे? पेस्टालोजी के शिष्य थे। अब हम बात करेंगे पावलोव की। भाई पावलोव से सबसे पहली बात तो हमारे शरीर मनोवैज्ञानिक थे या शरीर शास्त्री थे। साथ ही साथ पावलोव को सन 1904 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। साथ ही साथ सन 1904 में रूसी नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसे दिया गया था? पावलोव को। उसके बाद वाटसन की बात करेंगे। भाई वाटसन भी हमारे अमेरिका के निवासी थे। वाटसन कहाँ के थे? अमेरिका के ही थे। और ये कौन थे? ये एक मनोवैज्ञानिक थे। तो 4 ऑप्शन हमारे फाइनल हो गए। लेकिन इसका सही आंसर कौन सा होगा हमारा? भाई इसका सही आंसर कौन सा हमारा? सही है हमारा पावलोव। कि पावलोव भी हमारे शरीर वैज्ञानिक थे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। स्किनर ने प्रयोग किया। भाई स्किनर ने प्रयोग किया। अब समझना ध्यान से। भाई कुत्ते पे प्रयोग किसने किया था? पावलोव पे किया था। पावलोव ने कुत्ते पे प्रयोग किया था। चिंपैंजी पे किसने किया था? कोहलर ने किया था। बंदर आपके सिलेबस में नहीं आता है, अर्थात बंदरों की कहानी अलग है, जो सिद्धांत बहुत विस्तार से अलग है, जिसमें 5 बंदरों को एक कमरे में रखा जाता है और उन्हें केले टांग दिए जाते हैं। एक सीढ़ी होती है, सीढ़ी पे चढ़ के केलों को तोड़ना था। लेकिन इन सारी चीजों को, ये सिद्धांत आपको पढ़ना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपका सिलेबस का नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनता है हमारा वो है चूहे व कबूतर पर। सीधी सी बात है, 4 ऑप्शन 3 नहीं है, तो कौन सा होगा? चौथा ही होगा। अर्थात हमारा जो चौथा ऑप्शन है चूहे व कबूतर पर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि स्किनर ने अपना प्रयोग किया था चूहे व कबूतर पर।
अब चूहे का भी सन अलग है, कबूतर का भी अलग है। कमेंट्स करके बताना है आपको सभी को कि चूहे पे कौन से सन में प्रयोग किया था और कबूतर पे कौन से सन में प्रयोग किया था। जो वीडियो देख रहे हैं कमेंट्स करें, उसी से पता चलेगा आपकी तैयारी किस लेवल की है। अगर नहीं पता तो कमेंट्स करें, बताना हमारा काम है, हम बताएंगे, लेकिन कोशिश करें आप अपने आप बताने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा भाई बंडूरा। ये मोस्ट क्वेश्चन है इस बार सुपर टेट में आने के लिए, मोस्ट क्वेश्चन है। इस चीज को देखना कि बंडूरा ने अध्ययन द्वारा प्रेक्षण अधिगम के तत्व बताए हैं। अर्थात यहां इस टाइप के क्वेश्चन सुपर टेट में एक क्वेश्चन हमेशा फंसता है, तो देखना है कि बंडूरा ने क्या बात कही थी। तो बंडूरा की अगर मैं नियम की बात करता हूं ना, तो बंडूरा ने सबसे पहले एक अवधान शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद किसका प्रयोग किया था? स्मृति का अर्थात स्मरण करने का प्रयोग किया था। फिर पुनः प्रस्तुतिकरण अर्थात अनुकरण की बात कही थी उन्होंने। फिर अभिप्रेरणा या पुनर्वलन की बात कही थी। तो शब्दों को उलटफेर कर सकता है, वो शब्दों को बदल सकता है, बाकी कुछ नहीं है। ऑफलाइन क्लास वालों आप सभी को मैंने अच्छे से लिखवा रखा था, आप अपनी कॉपी में जरूर देखें। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपको सही पता होगा कि इसका डी ही ऑप्शन सही है, क्योंकि बंडूरा ने क्या कहा था कि सबसे पहले अवधान की बात आएगी, उसके बाद स्मृति की बात आएगी, फिर पुनः प्रस्तुतिकरण की बात आएगी, फिर उसके बाद पुनर्वलन की बात आएगी। ये सारे अवधान ये क्लास में कराए थे, और क्लास में आपने देखा होगा तो आप आराम से इसे आसानी से लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अधिगम, इसका नेक्स्ट ऑप्शन भी इधर ही ले लेते हैं, चलो बाद में, अच्छा यही है। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है। अर्थात अधिगम की सफलता अर्थात बच्चा बेहतर कब सीखेगा उसका आधार माना जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं दंड की और आरोप की बात करता हूं तो भाई आपका एनसीएफ 2005 कहता ही क्या है? एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चे को हमें दंड का प्रयोग ही नहीं करना है। अगर दंड देना है, वो लिखा हुआ नहीं है, अगर आपको दंड देना तो मानसिक होगा। और साथ ही साथ यहां एक आरोप शब्द दे दिया, आरोप तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर बच्चों पे कैसे आप लांछन लगा देंगे, आरोप लगा देंगे? तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी इसका नहीं होगा। पुरस्कार व प्रशंसा, सही है, बात सही है, आप प्रशंसा करके बच्चों को कर सकते हैं, लेकिन यहां पुरस्कार की बात आ गई और मैंने अभी बताया था एनसीएफ 2005 साफ साफ मना कर देता है कि ये होगा ही नहीं। उसके बाद डी ऑप्शन या सी लेते हैं। लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा अर्थात बच्चे के अंदर लक्ष्य को प्राप्त करने की, जैसे आप सभी के अंदर सुपर टेट को बेहतर नंबर से पास करने की इच्छा है, साथ ही साथ आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है। आपका लक्ष्य है इस समय गवर्नमेंट टीचर बनना, उसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए आपने लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं, तो ये ऑप्शन सही बनता है। पर डी को भी जरूर समझेंगे। अधिकारी बनने की इच्छा, देखो हर किसी में अधिकारी बनने की इच्छा नहीं होती है भाई। कोई आर्मी में जाना चाहता है, कोई पुलिस में जाना चाहता है, कोई अपना बिजनेस करना चाहता है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल नहीं होगा। अर्थात लक्ष्य प्राप्त, कोई भी लक्ष्य हो आपका, जब तक आपका लक्ष्य होगा ही नहीं आप सीखेंगे भी नहीं। तो सबसे पहले जरूरी है आप अपना लक्ष्य तैयार करें, सबका लक्ष्य होना आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी सही है। ये ऐसे क्वेश्चन सी टेट के लिए है आपके, ये क्वेश्चन सी टेट में, सुपर टेट में आने ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये थोड़ा आसान सा हो जाता है। उसके बाद देखते हैं एक बालिका, ध्यान से समझना, ये सुपर टेट में और सी टेट में दोनों के लिए है, क्योंकि अधिगम का स्थानांतरण आपका सुपर टेट का भी टॉपिक है। एक बालिका को साइकिल चलाना आता है, अर्थात लड़की है वो साइकिल चलाना जानती है। अब उसके बाद वह स्कूटी खरीदती है तो आसानी से स्कूटी को चलाना सीख जाती है। ध्यान से समझना, यहां बात हो रही है कि एक लड़की है, लड़की को पहले साइकिल चलाना आता था, अब उसने स्कूटी ले ली। अब स्कूटी को चलाने में उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, स्कूटी को वो आसानी से चला रही है। तो यहां अधिगम का स्थानांतरण है। लेकिन समझना क्या, वो देखो जो ऑफलाइन क्लास वाले, मैंने अधिगम का स्थानांतरण आपको पूरा टॉपिक करा रखा है, हालांकि इसमें पूरे नाम नहीं है, लेकिन आपको वहां अगर पता है, समझा होगा, एक एक चीज को बड़ी बारीकी से समझाया था मैंने, क्योंकि आपको बाइक के बाद या स्कूटी के बाद आप सीधा कार चला रहे हैं, वहां कौन सा स्थानांतरण होगा, ये सारी चीजें मैंने वहां क्लियर की थी। लेकिन यहां तो ऐसा ऑप्शन ही नहीं बनता, यहां तो सीधा एक ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कौन सा? सकारात्मक स्थानांतरण, अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ऑफलाइन क्लास वालों के तो सभी क्वेश्चन अच्छे से जा रहे होंगे, सही जा रहे होंगे। ओके, आगे देखते हैं।
कि विष्णु को पढ़ाई करते समय नींद भगाने के लिए, अगर विष्णु एक लड़का है, वो रात को बैठ के उठ के पढ़ना चाहता है कि आज रात कुछ भी हो जाए, आज मैं सोऊंगा नहीं, और ना सोने के लिए वो लड़का विष्णु जो है वो चाय पीता है। भाई अच्छी बात है, चाय पीता है, लेकिन चाय पीकर ही उसे गहरी नींद आ जाती है। भाई कुछ फायदा हुआ क्या? भाई चाय पीना चाहता था जिससे नींद ना आए, हुआ क्या? विपरीत हुआ, उल्टा हुआ, अर्थात उसका कुछ असर ही नहीं पड़ेगा कि अर्थात चाय पी और नींद आ गई। तो यहाँ पर अधिगम का कौन सा स्थानांतरण है? भाई सीधी सी बात है, उसने तो कुछ असर डाला ही नहीं है। असर नहीं डाला तो नकारात्मक होगा। असर पड़ता अर्थात चाय पीता, चाय पीने के बाद उसे नींद नहीं आती, तो कौन सा होता? सकारात्मक होता। तो यहाँ कौन सा है? नकारात्मक। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत किसकी देन माना जाता है? देखो यहां सबसे, जो कोई बच्चे होते हैं ना जो अच्छे से नहीं पढ़ते, डीप में नहीं पढ़ते, वो उपरोक्त सभी पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि भाई यहाँ डी ऑप्शन है, उपरोक्त सभी, इसे ही लगा दिया जाए। बस यही हम गलती कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि यहां क्वेश्चन कुछ और कहना चाहता है। वो कहता है क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत की। क्यों? आओ हमें समझना। भाई मैं थॉर्नडाइक की बात करूं, थॉर्नडाइक का सिद्धांत कौन सा है? आप सब जानते हैं, थॉर्नडाइक संबंधवाद का सिद्धांत। क्यों? क्योंकि थॉर्नडाइक कहना चाहते थे अगर हमें कुछ भी काम करना है तो सबसे पहले उद्दीपक होना आवश्यक है। अगर उद्दीपक है तो सही है। लेकिन यह सिद्धांत एक मनोवैज्ञानिक ने थॉर्नडाइक के सिद्धांत को गलत साबित किया था। आपको कमेंट्स करना है सभी को, ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जो कहना चाहते थे कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत में थोड़ी सी कमी है? क्योंकि उन्होंने कहा था जब मैं पिंजरे में एक बिल्ली को रख देता हूं और उसके बाहर पिंजरे में एक मछली का टुकड़ा रख देता हूं तो बिल्ली उसके लिए उत्तेजित होगी, उसे पाने की इच्छा को उत्पन्न करेगी। लेकिन साथ ही साथ थॉर्नडाइक ने भी एक बात कही थी कि बिल्ली जो होगी वो कैसी होगी? भूखी बिल्ली होगी। अब एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा अगर मैं पिंजरे में जिस बिल्ली का पेट भरा हुआ है, बिल्कुल फिट है, उसे पिंजरे में मैं बिठा देता हूं, तब वह उद्दीपक की प्राप्ति नहीं करेगी। अर्थात उनका मानना यही था कि बच्चा प्रतिक्रिया तब करता है जब उसे उसकी आवश्यकता होती है। तो ये मनोवैज्ञानिक ऐसे थे, या ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने आवश्यकता पर बल दिया है? ये आपको सभी को कमेंट्स करना है। फिलहाल अपना समझते हैं। ये संबंधवाद के थे। पावलोव किसके थे? भाई बताओ जल्दी। पावलोव शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत था पावलोव का। बचे कौन आपके? स्किनर। स्किनर का था क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। किसका? स्किनर का। आसान क्वेश्चन था, इतना आसान आपका यूपी टेट सी टेट में फंस जाए बड़ी अच्छी बात है, आसान था थोड़ा सा। आगे चलते हैं। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह परिभाषा है। अर्थात सीखना जो है वो एक विकास की प्रक्रिया है। ये किसने कहा? कौन से मनोवैज्ञानिक थे? भाई क्रो एंड क्रो की अगर मैं बात करता हूं, क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति के द्वारा जो भी हमारे ज्ञान में या जो भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन होगा उसे हम अधिगम कहेंगे। गिलफोर्ड महोदय कहते हैं कि व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम की प्रक्रिया है। किसने कहा? गिलफोर्ड ने। स्किनर महोदय क्या कहते हैं? उत्तरोत्तर ज्ञान के द्वारा जो भी ज्ञान में व्यवहार में परिवर्तन आएगा उसे ही आप क्या कहेंगे? उसे ही आप क्या कहेंगे? अधिगम कहेंगे। अब बात करते हैं वुडवर्थ। वुडवर्थ महोदय कहते हैं नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया के द्वारा जो भी व्यवहार में परिवर्तन आएगा उसे ही हम क्या कहेंगे? अधिगम कहेंगे। अब यहां सही कौन सा बनता भाई? तो देखो, सीखना विकास की प्रक्रिया, अर्थात जैसे जैसे हम सीख रहे हैं वैसे ही वैसे हमारा विकास होता रहेगा। तो यहां जो वरीयता दी जाएगी, अर्थात जो वुडवर्थ की जो दूसरी परिभाषा है जो आपने पढ़ी होगी, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वुडवर्थ, क्योंकि ये वुडवर्थ की दूसरी परिभाषा बन जाती है। इन्हीं का मानना था कि विकास, सीखना जो है वो विकास की एक प्रक्रिया है। उसके बाद आगे चलते हैं। कक्षा 7 का रोहन, ध्यान से समझना भाई, कक्षा 7 का रोहन प्रारंभिक पाठों को तो तीव्र गति से सीखता है। अर्थात जो कक्षा 7 में एक बच्चा है रोहन, वो शुरू के जो किताब के पाठ हैं उन्हें बहुत तीव्र गति से अच्छे से सीख रहा है, समझ में आ रहा है।
परंतु धीरे धीरे उसके सीखने की गति कम होती जाती है, अर्थात धीरे धीरे जो सीखने की उसकी गति है उसमें कमी आ रही है। फिर क्या हो रहा है कि एक समय ऐसा आता है कि कितने भी प्रयास करने के बाद वह सीख नहीं पाता है। अर्थात यहां क्या हो रहा है भाई, समझना आपको यही है कि जब बच्चा शुरू में अच्छे से सीख रहा है, ठीक है, हमने मान ली बात, अब वो सीख नहीं पा रहा, अब तो कुछ ना कुछ समस्या होगी। अर्थात कुछ समस्या है तो सीधी सी एक ही आंसर बनेगा। यहां देखो, यहां आपका प्रत्यक्षण, मानसिकता, ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। यहां आपका डाउट बनना चाहिए अधिगम के पठार पर, अधिगम के अवरोध पर। इन दोनों में से कौन सा सही है ये समझ रहा। तो देखो, जब बात आएगी समस्या की, अर्थात वो सीख नहीं पा रहा, अर्थात वहां कुछ बाधा उत्पन्न हो गई, पठार है। अवरोध मतलब रुकावट, यहां रुकावट की बात नहीं है, यहां बात किसकी हो रही है, पठार की। अर्थात कुछ तो समस्याएं है आपको जानने का, अर्थात अध्यापक ही है जिसको जानना है कि यह समस्या किस कारण है। भाई गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, पंखा नहीं चल रहा, समझ सकते हैं आप भी, ठीक है। आगे देखते हैं कि पूजा सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रही है। एक लड़की है पूजा, वो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रही है, उसी दौरान उसके रीट का परिणाम आ जाता है। यह समस्यात्मक प्रश्न है, जरा ध्यान से देखना। पूजा सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रही है, उसी दौरान उसके रीट का परिणाम आ जाता है तथा वह असफल हो जाती है। वह दुखी होकर तैयारी बंद कर देती है। क्लार्क हल के अनुसार आवश्यकता है। देखो यहां अगर मैं बात करता हूं ऑप्शन देख के, तो भाई देखो यहां सफलता की मैं बात करता हूं तो सफलता तो होगा नहीं भाई, वो असफल हो रही है तो बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है। उसके बाद दूसरी मैं बात करता हूं भोजन की, तो ये भी नहीं होगा। अब यहां बनते हैं दो ऑप्शन, बी और सी। बी ऑप्शन कहता है आप बच्चे को मोटिवेट कीजिए, अभिप्रेरित कीजिए, वो एग्जाम पास करेगा। बात तो सही है अगर वो यहां तक पूछता, लेकिन उसने एक बात कही है, क्लार्क हल। और हल महोदय कहते हैं, हल महोदय ने जिस चीज पे बल दिया है वो है आपका पुनर्वलन। अर्थात अगर जब उसने हल का प्रयोग कर दिया कि आपको क्लार्क हल के अनुसार बताना पड़ेगा, अगर आप अभी प्रेरणा लगाएंगे तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हल ने जो बल दिया है वो बल दिया है आपका पुनर्वलन पर। तो आपका सही ऑप्शन फिर क्या हो जाएगा, सी, पुनर्वलन। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये जो हम समझते हैं उस अनुसार नहीं होते, ये मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हमें देखने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वो कहता है कि विद्यार्थियों को अगले कार्य के लिए तैयार करने हेतु प्रथम परिस्थिति में प्रदान किया गया पुनर्वलन अभिप्रेरणा का कार्य करता है। यह अधिगम सिद्धांत है। ध्यान से देखना क्या कहता है वो, अगले कार्य के लिए तैयार करने के लिए, अगले कार्य की बात की है तो समझना, क्या समझेंगे देखो, व्यवस्थित व्यवहार, यहां इस शब्द का प्रयोग ही नहीं होगा। दूसरा, उद्दीपक परिवर्तन, भाई यहां हमने किसी उद्दीपक की बात की है क्या, बात की है क्या, नहीं की। जब समीपता होती है, समीपता का अर्थ क्या होता है, इसका समीपता का अर्थ बनता है उत्तेजना व अनुक्रिया के मध्य संबंध को और मजबूत करना। किसे? उत्तेजना और अनुक्रिया। तो यहां ना उत्तेजना की बात हो रही है ना अनुक्रिया की बात हो रही है। यहां कौन सा सही होगा आपका, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। एग्जाम में ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादातर ऐसा होता है हमारे पढ़े हुए कभी नहीं आते, लेकिन इतनी बात सही है अगर आप समझ के क्वेश्चन को कर रहे हैं ना, हर क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। क्योंकि हर बार हर एग्जाम में क्वेश्चन चेंज होते हैं, ये आप भी जानते हैं। आप जितने क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे, रटेंगे, कोई फायदा नहीं। आपको हर क्वेश्चन को समझना है। भाई 4 ऑप्शन ही तो मिल रहे हैं आपको, इन 4 ऑप्शन को ही तो समझना है कि इन चारों में क्या है। यही हम नहीं करते हैं। हमारी गलती क्या होती है, हम क्वेश्चन के आंसर को रटना चाहते हैं। मैं यही बात कहता हूं, अगर एक ऑप्शन सही है ना तो 3 गलत क्यों है ये आप जाने, तभी आप सफल होंगे, तभी आप अच्छे से सुपर टेट निकालें। ध्यान रखना इस चीज का कि अगर ये ऑप्शन सही है तो 3 सही क्यों नहीं है ये आप जाने, क्योंकि आपको टीचर बनना है। और टीचर बनना ऐसी बात नहीं है कि आप रट लें और पास हो जाएं, बिल्कुल भी नहीं भाई, काम ही नहीं चलेगा। और चैनल आप यूट्यूब पे देखते होंगे कि हाँ सीधा ऐसे ही क्वेश्चन ले लिया और उसका आंसर ऐसे ही बता दिया, ये सही है, वो बिल्कुल गलत है भाई। अगर आप एमसीक्यू निकाल रहे हैं तो एमसीक्यू निकालने का सीधा मतलब यही बनता है कि एक ऑप्शन अगर सही है तो
तो 3 गलत क्यों है ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को जरा बेहतरीन तरीके से अच्छे से देखते हुए चलो। नेक्स्ट, बुरी आदतों को छुड़ाने तथा अच्छी आदतों का निर्माण करने के लिए अधिगम का कौन सा सिद्धांत उपयोगी है। अर्थात यहां बात किसकी करी है कि बुरी आदतों को छुड़ाना है और अच्छी आदतों का निर्माण करना। भाई जो ऑफलाइन वाले हो, मैंने आपको सिद्धांत में पूरा ही लिखवाया था, अच्छे से लिखवाया था। क्या लिखवाया था कि जब मैंने सिद्धांत पढ़ाया था आपको, सिद्धांत के बाद में पावलोव का जो सिद्धांत था, पावलोव के सिद्धांत में जब मैंने अलग से हेडिंग डलवाई है आप सभी को शिक्षा में प्रयोग, अर्थात पावलोव के सिद्धांत का शिक्षा में हम किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, उसी में ये लिखवाया भी था मैंने। एक पॉइंट था कि जब बच्चे की हमें किसी बुरी आदत को छुड़वाना है और नई आदत का निर्माण करना है, वहां पावलोव का सिद्धांत का प्रयोग होगा। और पावलोव का सिद्धांत ही कौन सा भाई, पावलोव का सिद्धांत हमारा अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। चंचल, एक लड़का है भाई चंचल, चंचल तो चंचल ही होते हैं। ठीक है, चंचल प्राय जल्दी उठने के लिए सुबह 4 बजे का अलार्म भरता है। ये काम तो आप सब भी करते हैं, अलार्म लगाएंगे पर उठेंगे नहीं, सो जाएंगे फिर से। कि 4 बजे का अलार्म भरती है, अरे ये तो लड़की निकली भाई, भरती है और अलार्म बजने पर वह उठ जाती है। 3-4 दिन बाद अलार्म बजने से पहले उसकी नींद खुल जाती है। यहाँ अधिगम का कौन सा सिद्धांत है, जरा ध्यान देंगे। आपने थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ा होगा। थॉर्नडाइक के सिद्धांत में क्या होता है कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत में उद्दीपक होता है सामने, बाकी कुछ नहीं, वहां अभ्यास पर बल दिया जाता है। पावलोव के सिद्धांत में उद्दीपक होता है, लेकिन साथ ही साथ ध्यान से एक चीज देखेंगे, क्या होता था कि उससे पहले घंटी बजाई जाती थी। घंटी का काम करती थी, अर्थात सुबह को जब आपको उठना है वो अलार्म बज रहा है, अलार्म बजने के बाद देखो पावलोव का सिद्धांत आपको बड़े अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बड़े बेहतरीन तरीके से। क्यों? क्योंकि पावलोव ने जब कुत्ते का ऑपरेशन किया था, उसमें एक लार ग्रंथि में उसका एक पाइप जोड़ा था जिसे एक वर्नर में डाल दिया था, और जब उसके सामने भोजन रखते थे वो देखते थे कितनी लार आएगी। साथ ही साथ उन्होंने घंटी बजानी भी शुरू की थी, अर्थात एक उद्दीपक से पहले क्रिया की थी घंटी बजाने वाला काम। ये सिद्धांत सबने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो भाई पढ़ो, और जिसने पढ़ा है अच्छी बात है, ये मैंने करा दिया क्लास में, तो करा दिया है, ऑफलाइन वालों को तो करा दिया है। ठीक है, तो उसमें क्या था, किसका सिद्धांत है फिर, ये पावलोव का सिद्धांत है। और पावलोव का कौन सा सिद्धांत है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। आसान है, उद्दीपक की बात नहीं हो रही यहाँ, व्यवस्थित व्यवहार की बात भी नहीं हो रही, अंतर्दृष्टि की बात नहीं होगी, यहाँ तो सीधा आसान था। ये भी समझ के करेंगे तो आसान से सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इमली का नाम लेने से मुंह में पानी आ जाने के कारण को निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत की बात कर रहे हैं। भाई मैंने यही कहा आपसे, इमली, गोलगप्पे, टिक्की और पिज्जा बहुत पसंद है भैया आप सभी को, इन सभी के नाम लेता हूं। अर्थात आपके सामने मैं एक उद्दीपक को मन में, मस्तिष्क में प्रस्तुत कर रहा हूं, आपके सामने नहीं है, लेकिन मैंने वो एक इमेज आपके दिमाग में डाल दी, अर्थात आपको वो दिमाग में वो उद्दीपक दिखाई दे रहा है। जब उद्दीपक की बात होगी तो उद्दीपक प्रतिक्रिया आपका सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने इमली का नाम लिया, आपके दिमाग में तुरंत इमली का फोटो बन गया। गोलगप्पे का नाम लिया, तुरंत गोलगप्पे के ठेले वाला आपके दिमाग में आ गया। तो ये सारी चीजें उद्दीपक प्रतिक्रिया के अंतर्गत आएगी, अर्थात इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, उद्दीपक प्रतिक्रिया। संबंध तो किसी चीज का ही नहीं है, सक्रिय अनुबंधन बन ही नहीं रहा भाई, यहां किसी अनुबंधन की बात ही नहीं हो रही। समग्रित कृति, ये गलत लिख दिया, टाइप थोड़ा सा गलत हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिए गए अधिगम के सिद्धांत को डैश 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 से भी जाना जाता है। देखो ध्यान से देखना, इसमें 4 सिद्धांत की बात करी है, 4 ऑप्शन है, नीचे चलते हैं। चिन्ह अधिगम सिद्धांत, अगर मैं चिन्ह अधिगम सिद्धांत की बात करता हूं, किसका भाई बताओ जरा। चिन्ह अधिगम सिद्धांत पढ़ा होगा भाई, सुपर टेट दे रहे हैं, पढ़ा होगा भाई। चिन्ह अधिगम सिद्धांत है आपका टॉलमैन का, किसका है, टॉलमैन का। साथ ही साथ कॉपी में लिखते भी चलना भाई सब अपनी, और पीडीएफ आपको ये टेलीग्राम में दे दी जाएगी। टेलीग्राम जो चैनल है द सक्सेस डिजायर, उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, परेशान नहीं होना। तो चिन्ह अधिगम सिद्धांत किसका है भाई, हमारा टॉलमैन का है। उसके बाद
दूसरा सिद्धांत है अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत या दूसरा नाम है इसका सूझ का सिद्धांत। ये सिद्धांत किसका है? हमारा कोहलर का है। उसके बाद मौखिक अधिगम सिद्धांत बनता है जो आपने पढ़ा भी नहीं है, और नेक्स्ट आपका बनता है अवलोकन आत्मक अधिगम सिद्धांत। ये ऑफलाइन में मैंने लिखवाए थे, जब सारे नाम लिखवाए थे ना, हर सिद्धांत के बाद जितने भी इनके नाम एग्जाम में आते हैं उसमें लिखा हुआ है, उसमें आपका यही आपका आंसर सही बन जाएगा, अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। और ये इस बार के लिए मैं बता देता हूं, ये क्वेश्चन इस बार के लिए आपका मोस्ट भी है। ये क्वेश्चन मोस्ट है क्योंकि ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखना इस चीज का। तो ये जरूरी नहीं कि आपसे वो यही पूछ ले, हो सकता है चिन्ह अधिगम सिद्धांत पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन SR अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? SR की बात करी भाई, देखो SR का मतलब, अर्थात यहां बात हो रही है उद्दीपक और अनुक्रिया की। अर्थात यहां बात किस चीज की होगी? SR का मतलब उद्दीपक और अनुक्रिया। अर्थात जितने भी मनोवैज्ञानिक आपने पढ़े हैं, पावलोव ने पढ़ाया आपने, ये स्किनर नहीं है, ये आपका स्किनर है, ये गलत लिखा हुआ है, स्किनर ने भी SR की बात की है, थॉर्नडाइक ने भी SR सिद्धांत दिया है। तो ये तीनों तो किससे हो गए? आपने इनके सिद्धांत पढ़े भी है। ब्रूनर जो है वो आपके संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत है इनका? संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आपका ए। मोस्ट क्वेश्चन, ये वाला भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट है आपका, सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के दौरान होता है, हल का यह कथन संबंधित है। मैंने पहले अभी हल की बात पहले भी हुई थी, हल की बात अभी थोड़ी देर पहले भी हुई थी, आपको कुछ देखना ही नहीं। देखो, सीखना आवश्यकता की पूर्ति, अर्थात आवश्यकता की बात ही किसने की है? हल ने की है। हल का सिद्धांत भी है, हल का सिद्धांत जरूर पढ़ें, क्योंकि इन्होंने कहा था जब हमें आवश्यकता होगी तभी हम सीखने की कोशिश करेंगे, अर्थात जब तक आवश्यकता ही नहीं है हम सीखने की कोशिश भी नहीं करेंगे। तो हल अधिगम के सूझ के सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत तो भाई कोहलर का नहीं बनेगा। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत ये भी नहीं बनेगा। प्रत्यक्ष एवं भूल का सिद्धांत ये थॉर्नडाइक का, ये भी नहीं बनेगा। बचा कौन सा? प्रवलन या पुनर्वलन का सिद्धांत। किसका है आपका? ये किसने बल दिया था? हल ने इस चीज पे बल दिया था। तो ये सीधा आपका आंसर बन जाएगा। अगर एक आंसर उसका सही बनता है तो आपको जो आंसर और गलत है वो आपको पता होना चाहिए। सूझ नहीं सूझ बनेगा, गलत टाइप हो गया थोड़ा सा। अधिगम के सूझ के सिद्धांत, सूझ का आपका किसका? कोहलर का है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं का प्रतिपादन किसने किया? बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं का प्रतिपादन किसने किया? अच्छा, विशिष्ट अवस्थाओं की बात आ गई। अरे ये तो कुछ समझने ही नहीं। जब यहाँ विशिष्ट अवस्थाओं की बात होगी तो यहाँ सिर्फ एक ही मनोवैज्ञानिक आएंगे। अवस्थाओं की तो बात ना कोहलर ने की भाई, ना स्किनर ने की, ना एरिक्सन ने की। अवस्थाओं की सीधा सीधा ध्यान किसने दिया था? पियाजे ने दिया था। पियाजे, सीटेट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, पियाजे। अर्थात बच्चा तार्किक चिंतन तब कर सकता है जब बच्चा अमूर्त चिंतन कर सकता हो। अर्थात बच्चा लॉजिक तब बना सकता है जब वो अमूर्त चिंतन कर सकता हो। इस चीज को समझना तो सबसे पहले, जब मैं पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की बात करता हूं, इसका समय हमारा होता है कितना? 2 से 7 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा चिंतन कर ही नहीं सकता, चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। अर्थात इस अवस्था में बच्चा अतार्किक चिंतन करता है जिनका लॉजिक ही नहीं बनता हो। उसके बाद मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा मूर्त चिंतन करता है। जो 7 से आपकी 11 वर्ष है, इसमें बच्चा मूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। संवेदी प्रेरक अवस्था की बात करता हूं, अर्थात जन्म से इस अवस्था में बच्चा चिंतन कर ही नहीं पाता। आपकी लास्ट अवस्था औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, अर्थात 11 से ऊपर। कौन सी? 11 से ऊपर। 11 से ऊपर, जब मैं 11 से ऊपर की बात करूंगा वहां बच्चा तार्किक चिंतन कर सकता है, अर्थात वहां बच्चा तर्क लगा सकता है। ठीक है, एक होता है तार्किक, एक होता है तार्किक, दोनों में अंतर समझना। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर सकता है? ये पहले ही क्वेश्चन का दूसरा वर्जन आ गया, थोड़ा सा अपडेट होके आ गया। कौन सा ऑप्शन है आपका? डी,
देखो औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष एवं ऊपर की बात हो रही है यहाँ पे। ये सीधा वही क्वेश्चन था, थोड़ा सा चेंज हो गया था बस, बाकी कुछ नहीं। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा डैश 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 सबसे बेहतर सीखता है। जब बच्चा जन्म से 2 वर्ष का होगा तब की बात कर रहा है। तो बच्चा जब जन्म से 2 वर्ष का होता है उस अवस्था में बच्चा कैसे सीखता है, किसके द्वारा सीखता है? देखो उस अवस्था में जो बच्चा सीखेगा अपनी इंद्रियों के द्वारा सीखेगा। बच्चे की इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां कौन सी? आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये 5 होती है। जो बच्चा सीखेगा इन 5 के अनुसार सीखेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंद्रियों के द्वारा। निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा बिल्कुल गलत आंसर, ये भी नहीं होगा। अमूर्त तार्किक चिंतन बनेगा ही नहीं, क्योंकि अमूर्त तार्किक चिंतन आपका औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था की बात होगी। भाषा के नए अर्जित ज्ञान का अनुप्रयोग भाई प्रयोग तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि जन्म से 2 वर्ष तक बच्चा अपने शब्दों को बड़ी मुश्किल से बोल पाता है, बहुत कम शब्दों का प्रयोग करता है। तो यहाँ नए शब्दों का तो प्रयोग कर ही नहीं सकता, इसलिए ये भी इसका ऑप्शन गलत है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था किसके साथ संबंधित है, ये आपको बताना है। अर्थात यहां बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? इंद्रिय गामक अवस्था अर्थात संवेदी प्रेरक, जन्म से 2 वर्ष की। अब जब जन्म से 2 वर्ष की बात हो रही है तो सबसे पहले आपको लक्षणों को समझना है। 4 ऑप्शन देखते हैं इसके, ये रहे 4 ऑप्शन। भाई देखो नीचे चलते हैं। सामाजिक मुद्दों के सरोकार। भाई सामाजिक मुद्दों की अगर मैं बात करूंगा तो इस अवस्था में तो बात होगी नहीं। कौन सी? संवेदी गामक अवस्था की अगर मैं बात करता हूं, यहां सामाजिक मुद्दे तो आएंगे नहीं, बच्चे को तो समझ ही नहीं इस अवस्था में। विकल्पों के निर्वाचन व विश्लेषण करने की योग्यता होगी नहीं इस अवस्था में। जन्म से 2 वर्ष में तो बच्चा सीखने की कोशिश करेगा अपनी इंद्रियों के माध्यम से, ये भी नहीं बनेगा। तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। भाई बच्चा तर्क कैसे लगा सकता है इस अवस्था में? बच्चा तर्क तो औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में लगाता है, इसलिए इसका ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर आपका कौन सा ऑप्शन बचा? अनुकरण, अर्थात बच्चा दूसरों को देखकर सीख रहा है। अनुकरण अर्थात देखकर सीखना। स्मृति अर्थात अपने मस्तिष्क का प्रयोग करना शुरू कर देता है। मानसिक निरूपण अर्थात उन्हें समझेगा और थोड़ा सा प्रयोग करना सीख जाएगा। इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। सीटेट वालों के लिए क्वेश्चन मोस्ट है, ऐसा क्वेश्चन ही सीटेट में बनता है। नेक्स्ट देखते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? अर्थात यहां बात की है कि बच्चे की कौन सी अवस्था में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। और सभी जानते होंगे कि वस्तु स्थायित्व का गुण जो आता है बच्चे में, सबसे पहली अवस्था अर्थात संवेदी प्रेरक अवस्था जो होती है उस अवस्था का लक्षण होता है वस्तु स्थायित्व। ये उसी अवस्था का लक्षण है। पूर्व सक्रियात्मक का भी नहीं है, ना मूर्त का है, ना औपचारिक का, कोई सी भी अवस्था का नहीं है, आपका सबसे पहली अवस्था का लक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा सकता है कहलाती है। अर्थात इसका कहने का मतलब क्या, आप समझते हैं? इनका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा पूर्व ज्ञान है उसमें परिवर्तन करके हम उस वातावरण में अपने आप को ढाल लें तो कौन सा होगा? समावेशन, स्कीमा, प्रत्यक्षकरण या समायोजन। भाई यहां उसने क्या कहा? संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता। तो सीधी सी बात है, यहां एक ही ऑप्शन आपको सही लगना चाहिए। क्वेश्चन देखते ही आपका आंसर आ जाना चाहिए था समायोजन। क्वेश्चन देखते ही आपका सभी का आंसर आ जाना चाहिए था। नेक्स्ट देखते हैं। मानसिक विकास की औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था की प्रमुख विशेषता है। सबसे पहले तो आप जब क्वेश्चन देख रहे हैं ना तो आप अपने आप आंसर लगाने की कोशिश करें। आपको मैं पीडीएफ पहले मिल जाएगी, आपको अपने आंसर लगाने, वीडियो आपको लेट मिलेगी, उसी से आपको आंसरों का पता चलेगा। भाई मानसिक विकास की औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? मानसिक विकास की औपचारिक, किसकी बात कर दी यहां? औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था अर्थात 11 वर्ष से ऊपर की बात की है। ऑप्शन देखेंगे भाई। अमूर्त चिंतन, मूर्त चिंतन, सामाजिक चिंतन, अहम केंद्रित व्यवहार।
भाई अहम केंद्रित व्यवहार की बात करता हूँ, ये बच्चे में जन्म में आता है, प्रारंभिक अवस्थाओं में। सामाजिक चिंतन बच्चा बाल्यावस्था में, मूर्त चिंतन बाल्यावस्था में। अमूर्त चिंतन पियाजे के अनुसार बात करता हूँ तो हमारी कौन सी अवस्था होगी? औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। ये अभी अभी इससे थोड़ी सी देर पहले 2-3 क्वेश्चन पहले ही देखा था हमारा। वहीं जब तार्किक चिंतन की बात हो रही थी, वहीं आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? आपका अमूर्त चिंतन। 1 वर्ष के शिशु, जब 1 वर्ष का बालक जब आंख, नाक, कान, हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में कौन सा स्तर शामिल होगा? भाई सीधी सी बात है, आंख, नाक, कान, जीभ व त्वचा किस में आ गए आपके? ये तो सब इंद्रियों में आ गए। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी। आसान क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, ये तो ज्यादा ही आसान हो गए। नेक्स्ट देखते हैं। इनके ऑप्शन बाकी मैं इसलिए नहीं समझा रहा क्योंकि आप आसान से समझ जाएंगे, आप इतने समझदार हैं। छिपी हुई वस्तु ढूंढ निकालना इस बात का संकेत करती है। भाई छिपी हुई वस्तु की बात हो रही है ना यहाँ, तो यहाँ सबसे पहली अवस्था की बात हो रही है, वस्तु स्थायित्व की बात हो रही है। ध्यान से देखना, ऑप्शन भी यही बनेगा इसका। छिपी हुई वस्तु ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त कर लेता है। अर्थात पियाजे के अनुसार सबसे पहली अवस्था संवेदी प्रेरक अवस्था, उस अवस्था में बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। किसका? वस्तु स्थायित्व का गुण। अर्थात वो वस्तुओं को ढूंढ के निकाल के अपने आप ले आता है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? कौन सा वस्तु पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? अब 4 ऑप्शन को देखेंगे। सबसे पहले सामाजिक अनुभव, परिपक्वन, क्रियाकलाप, भाषा। भाई भाषा आपकी हमेशा हर व्यवहार को, हर व्यक्ति को प्रभावित करेगी। अगर एक व्यक्ति की भाषा अच्छी है, बोलता अच्छे से, प्यार से है, आपका तुरंत व्यवहार सब कुछ बदल जाएगा। ऐसे ही आपके क्रियाकलाप होंगे, जैसे आप क्रियाकलाप करेंगे वैसे ही आपके विचार होंगे, वैसे ही आपकी सोच होगी। परिपक्व होना अर्थात जैसे समाज से आप सीख रहे हैं, अर्थात यहाँ प्रभावित नहीं करेगा। वैसे तो आप कंफ्यूज रहेंगे, और बात सही भी आपकी कि सामाजिक अनुभव भी जो हैं वो भी प्रभावित करते हैं। हाँ, हर किसी हद तक तो सामाजिक अनुभव भी प्रभावित करेंगे, लेकिन जब चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनने की बात आएगी तो हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि प्रभावित नहीं करेगा। सामाजिक अनुभव प्रभावित करते हैं लेकिन हमारी सोच पर प्रभाव डालते हैं। फिर हमारे पास यही एक ऑप्शन बच जाता है जिसे हम सही करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी सम्मिलित करना क्या कहलाता है? भाई जो पहले हमारे मस्तिष्क में चल रहा था उसमें हमने संशोधन कर लिया, नई जानकारियों को जोड़ लिया, क्या कहलाएगा? ऑप्शन सबने लगा दिया होगा, कुछ देखना ही नहीं इसका। डी ऑप्शन समायोजन। आत्मसातकरण नहीं, संगठन नहीं, साम्य धारण कुछ भी नहीं, सीधा समायोजन। आसान क्वेश्चन निकला ये भी। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? ये क्वेश्चन मोस्ट है भाई, इसे देखेंगे कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना। भाई जब याद करने की बात आएगी, रटने की बात आएगी तो आपका ऑप्शन सही होगा ही नहीं। उसके बाद समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर, अर्थात जो अधिक योग्य व्यक्ति हैं उनको बच्चों के पास बिठा दिया जाए, वो बच्चे उनसे सीखें, वे उन्हें सहारा प्रदान करें। क्या ये सही हो सकता? कुछ के मस्तिष्क में चल रहा होगा सर ये भी सही हो सकता है, बात तो सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। अनुकूलन की प्रक्रिया, अर्थात जहां बच्चे को अवसर दे दिया आपने, वो अपने आप कर रहा है, अनुकूलन महसूस कर रहा है अपने आप। नेक्स्ट देखते हैं। उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर उनके व्यवहारों में परिवर्तन करना, कि आप बच्चों को पुरस्कार दें, तो एनसीएफ भाई इसे भी मना करता है, एनसीएफ इसको भी मना करता है। और यहाँ होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ बच्चा एक तरीके से बाधित हो जाएगा। वे जिस प्रकार से बच्चे पे ज्ञान को थोपेंगे, बच्चे को वो स्वीकार करना पड़ेगा, तो ये भी सही नहीं होगा। आपका एक ही ऑप्शन सही बनता है, वो ऑप्शन कौन सा है आपका? सी, अनुकूलन की प्रक्रिया। ये समस्यात्मक प्रश्न है इन बी और सी दोनों ऑप्शन में। नेक्स्ट देखते हैं, लेकिन सी इसका सही आंसर है। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा की बात जीन पियाजे ने की थी, स्कीमा को समझ लेना अच्छे से। स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। बदलाव की प्रक्रिया, पहला ऑप्शन अनुकूलन,
दूसरा आत्मसात्करण, तीसरा समायोजन, चौथा अहम केंद्रिता। फिर वही क्या, समायोजन। यही आपका सही आंसर हो जाएगा, कुछ देखना ही नहीं इसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया। देखो, जब मानसिक संरचनाओं की बात आएगी तो मानसिक संरचना में जीन पियाजे ने स्कीमा शब्द का प्रयोग किया है। तो जीन पियाजे का एक होता है स्कीम, एक होता है स्कीमा। तो पियाजे ने स्कीमा शब्द की बात की है, क्योंकि विकास का क्षेत्र तो है ही नहीं, यहाँ तो चिंतन की बात आ रही है, मानसिक क्षेत्र की बात आ रही है। जीन्स की बात करूंगा ये भी नहीं होगा, परिपक्व की बात करूं ये भी नहीं होगा। आपका सीधा एक ही आंसर बनेगा, कौन सा सही बनेगा आपका, स्कीमा। ये क्वेश्चन अच्छा है भाई, देख लेना ध्यान से। और निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही है, एक जोड़ा सही है, ध्यान से देखें, नीचे देखते हैं। पूर्व सक्रियात्मक बच्चा, पूर्व सक्रियात्मक बच्चा अर्थात 2 से 7 वर्ष, वहां निगमनात्मक विचार अर्थात नियम से कार्य करता, गलत बात। 2 से 7 वर्ष का बच्चा तो उथल पुथल वाला होता है, उथल पुथल का मतलब तोड़ फोड़ वाला होता है, खेल की अवस्था होती है, ये तो बिल्कुल बनेगा ही नहीं। उसके बाद सहसावस्था, तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में अर्थात सक्षम हो गए, सक्षम अर्थात तर्क शक्ति का प्रयोग। सहसावस्था में बच्चा तर्क शक्ति का प्रयोग ही नहीं कर सकता। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, अनुकरण प्रारंभ। देखो, अनुकरण तो बच्चा हर अवस्था में करता है, लेकिन प्रारंभ नहीं करता। प्रारंभ बच्चा करता है संवेदी प्रेरक अवस्था में। कल्पना परक खेल, कल्पना परक खेल उसके कौन सी में, संवेदी प्रेरक अवस्था में होंगे, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन है हमारा मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था अर्थात 7 वर्ष से 11 वर्ष की बात हो रही है। कौन सी, 7 वर्ष से 11 वर्ष की बात हो रही है। साधारण एवं वर्गीकरण करने होंगे ये, हाँ बिल्कुल, अर्थात बच्चा वर्गीकरण करना प्रारंभ कर देगा। क्यों, क्योंकि मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बच्चा मूर्त चिंतन प्रारंभ कर देगा, और जब बच्चा चिंतन प्रारंभ कर सकता है तभी बच्चा वर्गीकरण कर सकता है। तो आपका ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, रूही कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ भाई, सीटेट में आया ये क्वेश्चन। रूही कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह की समझ को प्रदर्शित कर रही है, अर्थात किस चीज की समझ को प्रदर्शित कर रही है। ध्यान से देखेंगे, प्रतीकात्मक विचार, प्रतीकात्मक विचार की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ, कोई सा प्रतीक किसी भी चीज की बात नहीं हो रही। अहम केंद्रिता ये एक लक्षण है, ये आपका नहीं आएगा। कार्य कारण, कार्य कारण का मतलब क्या, कि ये कार्य किस वजह से हो रहा है, इस चीज को जानना, और यही इसका क्या हो जाएगा, सही का ऑप्शन हो जाएगा, कार्य कारण। क्योंकि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, वो कार्य के कारण को जानती है। 50वां क्वेश्चन देखते हैं। डैश 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 तथा डैश 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 की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। देखो, आंसर इसका आसान है, लेकिन एक क्वेश्चन तो मैं कम से कम आपको घर के लिए दे देता हूं। आज बहुत सारे क्वेश्चन हुए हैं, आपको ये लास्ट क्वेश्चन जो है इसका आंसर सभी को कमेंट्स करना है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि आपके कितने आंसर सही हैं, क्योंकि उसी के आधार पे आपको समझना होगा आपकी तैयारी कितनी बेहतर चल रही है और कितनी खराब। ये तो एक कम लेवल बहुत आसान पीडीएफ दी गई है जिसमें आपको एक क्वेश्चन कराए हैं, इससे भी अच्छे और इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन कराने हैं। तो सबसे पहले आप जानने की कोशिश करें आपके कितने क्वेश्चन सही निकले। आसान क्वेश्चन है सब। इसी के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें, अपना प्यार अपना सहयोग देते रहें, और जो भी आपके साथी हैं जो सुपर टेट, यूपी टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हो, वहां तक ये पीडीएफ, वहां तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। उनसे कहें कि ये वीडियो जरूर देखें। साथ ही साथ आपके लिए हमेशा ये कोई सा भी टेट हो सब में काम आने वाली है, ठीक है। यही आज की क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।